बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सी के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स लास्ट टाइम देखे। हम लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया और बेसिक कंपाइलेशन वगैरह के स्टेप्स हमने देख लिए। ठीक है जी। अब हम कुछ चीज़ें जो कि अगेन हमने पाइथन में पहले देखी थी बेसिक्स, उन्हीं बेसिक्स को भी हम दोबारा देखेंगे सी के हिसाब से। और हमारा मकसद ये होगा कि हम ये देखेंगे फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है जी। तो ये फ़र्क थ्रू आउट आगे जितने हमारे लेक्चर्स थोड़े से रहते हैं उन सारों में हम फ़र्क देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। और ऑलमोस्ट जितनी भी आपको और लैंग्वेजेस मिलेंगी वो या इन ऑप्शंस में से किसी में होंगी या इनके दरमियान दरमियान में कहीं पे होंगी। जैसे लास्ट टाइम भी बताया कि पाइथन इज़ वेरी हाई लेवल और सी इज़ मोस्टली मीडियम लेवल या लो लेवल किस्म की है। ठीक है जी। तो जब ये दोनों आपको समझ आ जाए तो दरमियान की बातें आपको कल को कोई नई लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है तो काफ़ी हद तक आपको आसानी से समझ आती है। ठीक है। तो अभी हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके, लेकिन एक दोबारा बता देते हैं कि आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है तो पाइथन में हम कैसे करते थे, v = 20। ठीक है। तो वेरिएबल बन भी जाता था और साथ ही उसके अंदर वैल्यू भी असाइन हो जाती थी। ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि वेरिएबल, हर वेरिएबल की अपनी कोई डाटा टाइप होती है और वो आपको सी को बतानी पड़ेगी, C++ को बतानी पड़ेगी। आगे मैं जब भी सी बोलूँ तो उससे मुराद ये होगा कि C++। ठीक है। बोलने में मुंह थक जाता है इसलिए सिर्फ सी बोलूंगा, मुराद C++ होगी। ठीक है। अक्सर केसेस में ऐसा भी होगा कि मैं बोल सी रहा हूँ लेकिन मुराद C++ है, वो आपको खुद समझ आ जाती है उसमें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको सी को बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वेरिएबल वी की टाइप क्या है। तो वेरिएबल वी की टाइप है इंटीजर। सही हो गया जी। तो ये जो चीज है ये आपको करनी जरूरी है, इंट वी बताना इसको जरूरी है। अब इंट वी का क्या मतलब हुआ कि वी इज अ वेरिएबल और उसकी टाइप इंट है और अब ये टाइप चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो चूंकि ये चेंज नहीं होगी, इसके अंदर चेंज नहीं आएगी, इस वजह से इसको कहा जाता है स्टैटिक टाइप। ठीक है। स्टैटिक उस चीज को कहते हैं जो कि चेंज नहीं होती। ठीक है। इसके अगेंस्ट दूसरी एक चीज होती है जिसको कहते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक वो चीज होती है जो कि चेंज हो रही होती है। ठीक है जी। हम कहते हैं ना फलां जो है बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, उसका असल मतलब हमें पता नहीं होता इसका क्या मतलब है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उसको जब भी कोई नए नए मसाइल आते हैं तो वो उनको हल कर सकता है, चेंज हो सकता है मसाइल के हिसाब से। ठीक है जी। तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज को एक्सेप्ट कर सकती है वो चीज, और स्टैटिक का मतलब होता है कि चेंज नहीं मानती वो। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये जो सी के अंदर जो टाइप्स हैं वो स्टैटिक हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि C++ आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस, कि इनके अंदर जो टाइप्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं। ठीक है। इसके अगेंस्ट पाइथन जो है दैट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, कि उसके अंदर टाइप जो है वो डायनामिक रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिसाइड की जा सकती है, चेंज भी आप कर सकते हैं अपना माइंड। ठीक है जी। समझ आ रही बात की। तो अब यहाँ पे आपके पास इंट वी ये जो है ये कहलाती है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल ऐसा है। ठीक है जी। या आप इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और ये है इसकी वेरिएबल की असाइनमेंट। तो इन दोनों को आप अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट इंट v = 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस एक ही लाइन से अगर आपने इंट v = 2 लिखा तो वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाएगा और उसको वैल्यू असाइन भी हो जाएगी। ठीक है। और ये आप कर सकते हैं कि इंट v पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं पता कंपाइलर को, थोड़ी देर बाद जाके आपने इसको वैल्यू बता भी दी। ठीक है जी। सही है। तो ये आपके पास तरीकाकार होता है, चूंकि C++ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस है तो आपको टाइप पहले से बतानी पड़ेगी। ठीक है। इस वजह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी जरूरी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे हम वही काम कर रहे हैं जो कि पाइथन में हमने किया, हम एक फंक्शन को कॉल भिजवाना चाह रहे हैं। अब ये जो है वेरिएबल्स टेस्ट, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, या यूं कहें कि हम बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे कुछ वेरिएबल्स के बारे में कुछ बातें हम आउटपुट करेंगे, कुछ उनके साथ मैनिपुलेशन करेंगे। इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है। कि ये फंक्शन क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ वैल्यूज आउटपुट करता है। हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स की किस किस्म की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है जी। कुछ डाटा टाइप्स देखेंगे, कुछ वैल्यूज देखेंगे, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले जो देखने की चीज है वो क्या है कि ये एक कॉल एक्सप्रेशन है। जैसे पाइथन में कॉल एक्सप्रेशन होती थी, आपके पास एक फंक्शन है और अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसकी वैल्यूएशन का रूल एग्जैक्टली वही है जो पाइथन में था। क्या रूल था कि आपके पास ये जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं हर एक को इवैल्यूएट करो। ठीक है जी। हर वेरिएबल को हर जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी एक्सप्रेशंस होंगी, उनको इवैल्यूएट करो, जो रिजल्ट आए वो मिला के फिर फंक्शन को भेजो। ठीक है जी। तो यहां पे v एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल एक्सप्रेशन, ये v आपके पास एक वेरिएबल है, छोड़ दें उसको, इग्नोर करें जो नीचे लिखा हुआ। v जो आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये इवैल्यूएट होगा, यहां पे 2 जवाब आएगा और 2 भिजवाया जाएगा वेरिएबल्स अंडरस्कोर टेस्ट को। ठीक है जी। तो कॉल एक्सप्रेशन के अंदर कोई फर्क नहीं है, कॉल एक्सप्रेशन वैसी है जैसी पाइथन में होती थी। ठीक है। और आपको याद होगा कि पाइथन में अक्सर काम हम लोगों ने कॉल एक्सप्रेशन पे किए थे। तो देखें एक वास्ट मेजॉरिटी जो है हमारी सेम हो गई। ठीक है जी। इस वजह से कहते हैं कि फर्क जो है वो बहुत थोड़े हैं। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक से दूसरे में जाने में, आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी तकरीबन हर एक में कॉल एक्सप्रेशन ऐसी होगी।
ठीक है, और कॉल एक्सप्रेशन चूंकि सबसे ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होने वाली चीज है, इस वजह से आपकी एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कोडिंग जो है वो सारी की सारी एक जैसी हो जाती है। समझ आ रही बात कीजिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएबल्स टेस्ट फंक्शन क्या है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये किसी लाइब्रेरी में भी नहीं है, ये हमने डिफाइन करना है। ठीक है, तो पाइथन में याद करें हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाया था तो हमने क्या कहा था, डेफ स्क्वायर रूट, और उसके अंदर हमने लिखा था कि इफ गुड इनफ गेस एक्स। तो गुड इनफ जब हम उसको लिख रहे थे उस वक्त तक वो डिफाइंड नहीं था, हमने थोड़ा नीचे आगे फिर उसको डिफाइन किया था। सही है जी। तो पाइथन में तरीकाकार क्या था कि आपको जब रेसिपी दी जा रही किसी फंक्शन की, तो उस वक्त तक अगर उस रेसिपी के अंदर की चीजें मौजूद नहीं भी हैं तो खैर है। सही है ना, हमने ये कहा था ना कि जब आप उसको कॉल भिजवाएंगे उस कॉल के वक्त उनका मौजूद होना जरूरी है, जब तक आपने कॉल नहीं भिजवाई तब तक अगर वो चीजें नहीं भी हैं तो खैर है। सही। लेकिन C++ में ये बात थोड़ी फर्क है। अभी ये हम मेन की रेसिपी बता रहे हैं, ये जब हम कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर इसको पढ़ना शुरू करेगा और यहां पे आएगा। अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, ये सिर्फ रेसिपी हमने कंपाइलर को दी है, ये ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड में, बाद में जाके मशीन इसको एग्जीक्यूट करेगी इन द फ्यूचर। लेकिन कंपाइलर ही इस जगह पे आके रुक जाएगा कि वेरिएबल्स टेस्ट का फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, आप पहले इसको डिफाइन करें फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि कल को मैंने ये एग्जीक्यूट करना है। फर्क समझ आया जी। पाइथन कहता था कि जब आप मुझे रेसिपी दे रहे हैं, अगर रेसिपी में चीजें मिसिंग हैं फाइन, रन टाइम पे इनका मौजूद होना जरूरी है। जब आप मुझे कॉल करेंगे, जब ये फंक्शन में एग्जीक्यूट करूंगा तब इनका मौजूद होना जरूरी है। जबकि सी ये कहता है कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन की डेफिनेशन के वक्त, उस फंक्शन की रेसिपी देते वक्त सारे पीसेस का मौजूद होना जरूरी है। आपने एक रेसिपी लिखी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी केक बनाओ, इसके अंदर चाहिए होंगे अंडे और दूध। अगर अंडे नहीं है घर में तो यहीं पे बात रुक जाएगी कि नहीं जी घर में अंडे नहीं है। भाई अभी तो बनाने का नहीं कहा, सी इस बात की फिक्र नहीं है उसको, वो कहता है ना अभी ला के दो मुझे, उसके बाद बात करो। इस चीज का नाम क्या है? ओके, इसका नाम जो है वो, इसको जो पाइथन करता है उसको लेजी लोडिंग कहते हैं, लेकिन उसके साथ फिलहाल आप लोगों का काम नहीं है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा सेमेंटिक फर्क है। ठीक है, आई डोंट नो, सी में ईगर लोडिंग कहते हैं इसको, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आपको पता है तो बता दें, क्या कहते हैं, आपको पता है? नहीं पता, चलो मुझे भी नहीं पता। एनीवे मेरा ख्याल है ईगर लोडिंग कहते हैं। असल में ईगर लोडिंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जाता है, लेजी लोडिंग इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऑपोजिट ये हो जाता है। लेकिन दिस इज द नॉर्मल मेथड। ठीक है, पाइथन वाला तरीकेकार जो है वो लोगों ने फिर बनाया है बाद में जाके, ये पुराना तरीका है। ठीक है, कि जब आप कह रहे हैं कि ये फंक्शन की बॉडी है तो भाई चीजें ला के दे मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले पाइथन वाला तरीका बताया तो शायद ये आपको अजीब सा लगे कि भाई जब एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, लेकिन दिस इज द नॉर्मल वे। आमतौर पर प्रोग्रामर्स को ये पता होता है, वो तरीका समझाना पड़ता है। सही है जी। तो बहरहाल ये तरीका, यहाँ पे बात समझ आ गई कि मसला क्या है। ठीक है, बाकी सारी बहस को छोड़ दें। ये बात है कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जब आप रेसिपी दे रहे हैं, तो रेसिपी के सारे पीसेस का मौजूद होना जरूरी। ठीक है, और नीचे भी नहीं, इससे पहले कंपाइलर ने वो पढ़ी हो। अगर बाद में आएंगी तो कंपाइलर तो यही रुक जाएगा, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है जी, ये क्लियर है यहां तक। तो अब इस बात का इलाज क्या है कि वेरिएबल टेस्ट हम क्या करेंगे, मेन से ऊपर डिफाइन करेंगे। इस पूरे कोड में मेन से ऊपर डिफाइन करेंगे ताकि जब वो कंपाइलर पढ़ता पढ़ता मेन तक पहुंचे तो उसने वेरिएबल टेस्ट का फंक्शन देखा हुआ हो। ये बात समझ आएगी जी। ये एक तरीका है। तो हम किस तरीके से करेंगे कि हम जाएंगे, हम यहां पे जाएंगे और हम क्या करेंगे कि हम मेन से ऊपर बनाएंगे एक वेरिएबल्स अंडरस्कोर टेस्ट का फंक्शन। ठीक है, ये अलग फाइल में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक बता रहा हूं। वेरिएबल्स टेस्ट ऊपर होगा, कंपाइलर ऊपर से पढ़ता पढ़ता आएगा, ये फंक्शन उसको नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो अब उसको मेन नजर आएगा और मेन के अंदर वेरिएबल्स अंडरस्कोर टेस्ट को कॉल भिजवाई गई होगी, तो कंपाइलर खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है मैंने पहले वेरिएबल्स टेस्ट देखा हुआ है। लेकिन कभी कभी हम चाहते क्या है कि हम पहले मेन लिखेंगे कि भाई हमारा ये मेन सॉफ्टवेयर इस तरह काम करता है और पीसेस फिर हम बाद में लिखते हैं, जैसे हम पाइथन में कर रहे थे। तो करना हम आमतौर पर इस तरह चाहते हैं। दैट इज द नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग फॉर अस ह्यूमंस। ये मशीन के लिए नेचुरल है, हमारे लिए नेचुरल क्या है कि हम पहले बिग पिक्चर बनाते हैं और फिर पीसेस फिल करते हैं। ठीक है जी। तो बातें क्या है कि हम लिखें इस तरह, इस पे कंपाइलर होता है खफा। अब कंपाइलर की बात भी माननी है, हम अपनी भी करना चाहते हैं लेकिन कंपाइलर को भी साथ चलाना है, वरना वो तो आगे जाता ही नहीं है। तो इसका इलाज क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे हम चाह रहे हैं, और ऊपर आके हम सिर्फ कंपाइलर को ये बता देते हैं कि आगे इस नाम का फंक्शन आने वाला है, आप खफा नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंट वेरिएबल्स अंडरस्कोर टेस्ट इंट पी। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो नीचे हमने वेरिएबल, ये फंक्शन जो हम नीचे डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पे जो इसकी बॉडी हमने लिखी हुई है, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है ना, ठीक है, बॉडी हम नहीं लिखेंगे, बॉडी की जगह पे हम यहां पे लगा देंगे एक सेमीकोलन। सही है, इससे क्या होगा कि कंपाइलर ऊपर से पढ़ता हुआ आएगा तो उसको ये नजर आ जाएगा कि हाँ जी ये फंक्शन यहां पे है सही, इसकी बॉडी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि बॉडी आप बाद में जाके कहीं पे बता देंगे। ठीक है, तो कंपाइलर को ये पता चल गया कि हाँ जी इस नाम का फंक्शन आगे कहीं पे आने वाला है।
अब जब वो मेन को पढ़ता हुआ यहां तक आएगा वेरिएबल्स टेस्ट तक, तो ऑल्दो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंपाइलर को ये पता है कि इस नाम का फंक्शन आगे आने वाला है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन यहां पे डिक्लेयर्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, हम कह दें कि ये फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है, और डिफाइन का क्या मतलब है कि हम ये बताएं कि ये फंक्शन क्या करता है। एक है चीज का होना, एक है उस चीज का क्या करना। ठीक है, समझ आ रही बात की। तो ऊपर है डिक्लेरेशन कि ये वेरिएबल अंडरस्कोर टेस्ट का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये हो गया डिक्लेयर। तो आपके लिए यहां पे वेरिएबल, जब आपने एक कमांड कहीं पे लिखी हुई है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन कहीं पे लिखी हुई है, तो इसका पहले से डिक्लेयर्ड होना जरूरी है, डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। समझ आ गई जी बात की। ठीक है, तो ये जो आप डिक्लेरेशन यहां पे करते हैं इसको कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप क्यों कहते हैं? प्रोटोटाइप जानते हैं क्या होता है? आपने एक जहाज बनाना है बड़ा सारा, ठीक है, आप बोइंग के लिए काम करते हैं, आपने एक जहाज बनाना है बहुत सारा, तो आप क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा कागज का मॉडल बनाते हैं। ठीक है, कागज से आप एक बनाते हैं उसको, या किसी क्ले वगैरह से बनाते हैं और दिखाते हैं जी जहाज ऐसा लगेगा, तो दैट इज अ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो वो बेसिकली एक किस्म का मॉडल होता है। तो ये जो चीज है ये नहीं बता रही कि ये वेरिएबल टेस्ट करता क्या है, लेकिन ये बता रहा है कि ये एक एग्जिस्ट करता है, एक इंट वैल्यू रिटर्न करता है, एक इंट वैल्यू लेता है। ठीक है, तो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल जो है आपने कम से कम कंपाइलर को बता दी, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर द कंपाइलर टू प्रोसीड विद दिस लाइन। जी सर, अगर फंक्शन प्रोटोटाइप की जगह हम बॉडी रख दें तो ठीक है, लेकिन आप फिर जरूरत नहीं है, अगर आप बॉडी ऊपर लिख दें तो फिर तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अक्सर आप चाहते ये हैं कि मैं फंक्शन बाद में बताऊंगा, क्योंकि दिस इज अ स्मॉल पीस, इससे मुझे को बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह गुड इनफ था ना, गुड इनफ मैं बाद में फैसला करूंगा, अभी मैं नहीं लिख रहा उसका कोड। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो ये आपके पास, अगर आपने फंक्शन बाद में बनाना है तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप यहां पे लिखना चाहिए। इस वक्त ये बहस बड़ी अजीब सी लगती है कि भाई बस फंक्शन ऊपर ही लिख दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन आपको जो एग्जिस्टिंग कोड्स मिलेंगे उसके अंदर ये लाइन आपको मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या कर रही है, कि भाई पूरी फंक्शन वाली बात है और आगे ब्रैकेट्स ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोटाइप है, बाद में फंक्शन आने वाला है। बाकी इसके फवायद अपनी जगह पे है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि इसका फायदा क्या है। फायदे इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं जिसके अंदर फिलहाल हम नहीं जा रहे। एक फायदा तो यही है कि आपको फंक्शन की बॉडी पहले बतानी नहीं पड़ती, बाद में जाके बताएं। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका फिलहाल हमारे साथ कोई और ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए था। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स टेस्ट का फंक्शन जो है वो ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि ऊपर है तो मुझे प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है। सही हो गया जी? अच्छा जी, ध्यान इधर दें भाई, स्क्रीनों की तरफ नहीं देखें प्लीज। अच्छा, अब ये वेरिएबल्स टेस्ट का फंक्शन क्या है? एक वेरिएबल आपसे लेता है इंट p, ठीक है, वहां से हमने v की वैल्यू क्या भेजी? 2। ठीक है जी, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या भेजी? 2। ठीक हो गया, वेरिएबल की वैल्यू 2 आई p के अंदर, एग्जैक्टली वही सेमेंटिक्स है, कोई नई बात नहीं है। यहां पे हम इसको क्या कहते हैं? लोकल स्कोप। जिस चीज को हम वहां पे लोकल फ्रेम कह रहे थे, यहां पे हम उसको कहते हैं लोकल स्कोप। सेमेंटिक्स वही है। ठीक है, एक ग्लोबल स्कोप है, एक लोकल स्कोप है। जैसे वहां पे एक ग्लोबल फ्रेम था, एक लोकल फ्रेम था। ठीक, तो मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अब ये p जो है हमारे पास लोकल स्कोप के अंदर आ गया। ठीक है, ये इंट x, हमने एक और x वेरिएबल बनाया और इसकी टाइप है इंट, और ये भी है लोकल स्कोप के अंदर। ठीक है जी, p को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको बताना मकसद था कि वहां से पैरामीटर जिस तरह आता है तो वही सेमेंटिक्स है। ठीक है, p को हम इस्तेमाल नहीं करें, वो 2 के साथ हमारा कोई काम नहीं है। अगेन ये फंक्शन चूंकि कुछ करता नहीं है, हम सिर्फ आपको वेरिएबल्स बताना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स कैसे आते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, हमने एक वेरिएबल बनाया इंट x। ठीक है, अब इस x के अंदर क्या डाटा टाइप जा सकती है? इंटीजर। सही है जी, तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम वापस आएंगे पाइथन की तरफ। पाइथन में हमने इंटीजर क्या कहा था कि क्या होता है? एनी नेगेटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर और 0, होल नंबर्स जितने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सही है जी, हमने ये इंटीजर की डेफिनेशन की थी। वो इस वजह से कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उसने बाकी सारा गन बला हमसे छुपा दिया, लेकिन सी है अ मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो इसके लिए हमें समझने के लिए कि सी के अंदर इंटीजर का क्या मतलब है, मोस्टली वही मतलब है जो पाइथन में, एक छोटी सी फर्क है, उसको समझने के लिए हमें जरा देखना पड़ेगा मशीन को। कहा ना, पाइथन हमारे ज्यादा करीब है, तो हमारे लिए क्या है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 सारे के सारे इंटीजर्स हैं, वी आर डन। हमें ये बात समझ आती है, ठीक है, लेकिन मशीन को ये बात इतनी इज्जत से समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? उसके लिए जरा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। हम लोगों ने जब पाइथन में ट्यूटर में हमने देखा था, तो हमने कहा था v = 20, तो क्या कहा था कि एक डब्बा कहीं पे बन गया और उसके अंदर वैल्यू चली गई 20। सही है, यही कहा था। वो कहीं कहां है? एक्चुअली हमें पता तो है ना कि वो रैम है, हमारी मेन मेमोरी है, उसके अंदर ये चीज जाती है। मेन मेमोरी में कैसे जाती है, कैसे नहीं जाती, कितनी जगह लेगी, कितनी नहीं लेगी, उस सब के साथ हमारा कोई काम नहीं था। लेकिन सी के अंदर ये बात हमें अब देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर मेन मेमोरी का आर्किटेक्चर बेसिकली किस किस्म का होता है। ठीक है, मेन मेमोरी में किस तरीके से डाटा को अरेंज किया जाता है। आप डाटा ला रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मेरे पास 2 GB की रैम है या 4 GB की रैम है, तो उससे क्या मुराद है? ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा पहले समझें कि आपके पास लेट से 2 GB की रैम है
ठीक है, तो जो जीबी का क्या मतलब है, जीबी किस चीज को कहते हैं, गीगाबाइट। गीगा का मतलब है 1 बिलियन समथिंग, ठीक हो गया। और बाइट क्या चीज होती है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में, ठीक हो गया। अब एक बाइट में आपके पास कितने बिट्स हैं, 8, सही हो गया। तो ये जो एक बाइट है आपके पास, ये एक यूनिट है मेमोरी का। तो आप यूं समझें कि 8 बाइट्स की जो जगह है मेमोरी में वो एक डब्बा है, ठीक है, अगले 8 बाइट्स एक और डब्बा है, अगले 8 बाइट्स एक और डब्बा है, इस तरीके से आपके पास 1 बिलियन डब्बे हैं, सही हो गया। तकरीबन इसी किस्म का आर्किटेक्चर आपका हार्डवेयर में भी होता है, ठीक है। अब देखें हमें हार्डवेयर के करीब जाना पड़ रहा है बात को समझाने के लिए। पाइथन में ऐसी कोई बात हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो हमसे वो बात छुपा देती थी, मशीन की बातें हमसे पाइथन छुपा देता था। यहाँ पे हमें समझना पड़ रहा है, तो इस बात को समझिए, जहां पे समझिए मुझे बताएं। ये एक डब्बा है आपके पास 8 बिट्स का, 1 बाइट का, एक और 1 बाइट का डब्बा है, एक और 1 बाइट का डब्बा है, एक और 1 बाइट का डब्बा है। इस तरीके से आपके पास 1 बिलियन चूंकि डब्बे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास 1 गीगाबाइट की रैम है, ठीक है। अगर 4 बिलियन डब्बे हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास 4 गीगाबाइट की रैम है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप कितना डाटा इस रैम में रख सकते हैं, सही समझ आ रही बात की। अगर आपके पास 1 बाइट है, 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स जा सकते हैं, 8। 4 बाइट्स हैं तो 4 बाइट्स के अंदर कितने डब्बे जा सकते हैं, कितनी वैल्यूज जा सकती हैं, बाइनरी में कितनी वैल्यूज जा सकती हैं, 4 बाइट्स एक साथ अगर मैं रख दूं तो कितनी जा सकती हैं, 8 4 32 ना, एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, 8 8 8 8 32 हो गए, ठीक है। तो ये 32 बिट्स जब एक डब्बे के अंदर जा सकते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी मशीन 32 बिट की है। हम कहते हैं ना 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो बेसिकली ये बात है। इसके साथ कुछ और बातें भी होती हैं, लेकिन बेसिकली ये बात है कि आपके पास मेमोरी के अंदर एक जो आपके पास लोकेशन है, वो लोकेशन कितने साइज की है। यहां तक बात क्लियर है जी। इसको वापस लाते हैं अपने सी तक लेके आते हैं इस बात को वापस। पहले ये बात समझ आ गई कि हमारे पास अब जो एक डब्बा है वो 1 बाइट का नहीं है, वो 4 बाइट्स का है, ठीक है। तो 4 बाइट्स का एक डब्बा, फिर 4 बाइट्स का एक डब्बा, फिर 4 बाइट्स का एक डब्बा, फिर 4 बाइट्स का एक डब्बा। तो अगर आपके पास 1 बिलियन ऐसे डब्बे हैं तो आप कहेंगे मेरे पास 4 जीबी की रैम है, ठीक है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन, तो 4 बिलियन टोटल डब्बे हो गए। और आपके पास कितनी रैम हो गई, 4 जीबी की, सही हो गया जी। अच्छा अब देखें, चूंकि आपके पास एक डब्बा है यहां पे, तो इसके अंदर मैक्सिमम आपके पास वैल्यू कितनी जा सकती है, 2⁻32, सही है। बाइनरी कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ी है ना। अगर आपको मैं कहूं कि जी आपने सिर्फ 2 बिट्स के अंदर नंबर एक लिखना है, तो मैक्सिमम नंबर आप कितना लिख सकते हैं, 2 बिट्स हैं आपके पास, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 1 0, 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, 1 बिट नहीं है, 2 बिट्स हैं। तो 0 लिख सकते हैं, 0 0, 1 लिख सकते हैं, 0 1, 2 लिख सकते हैं, 1 0, 3 लिख सकते हैं, 1 1, 4 नहीं लिख सकते आप, समझ आई। अगर 2 बिट्स हैं तो 4 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इतने तक आप लिख सकते हैं, सही है। तो कैलकुलेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 32 बिट्स हैं तो आप 2⁻32 माइनस 1 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक खास नंबर आएगा, उस नंबर से बड़ी वैल्यू अब आप इस डब्बे के अंदर फिट नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास डब्बा है जिसके अंदर 2 बिट्स हैं और मैं आपको कहूं कि इसके अंदर 5 लिखें, तो 5 आप नहीं लिख सकते उसके अंदर, ठीक है। कोई तरीका ही नहीं है, रास्ता नहीं है उसका कोई। हाँ, अगर इसके साथ मैं एक और डब्बा मिला लूं तो फिर 5 लिख सकता हूं मैं, कि 2 बिट्स इधर डाल दूं, 1 बिट उधर डाल दूं, सही है जी। बात समझ आ रही है। इसको जरा बेहतर तरीके से, या बेहतर क्या कि ज्यादा रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझें कि आपके पास एक कैबिनेट है, कैबिनेट जानते हैं, खोलते हैं उसके अंदर किताबें रखते हैं, ठीक है। एक कैबिनेट है, उसके अंदर 4 किताबों की जगह है। आपको एक कैबिनेट अलॉट हो गया कि जी ये आपका कैबिनेट है, ये आप जाएं और आप इस कैबिनेट के अंदर अपनी किताबें रखें। अब आप 4 किताबें ले गए, आप उसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप उसके अंदर 6 किताबें रखने की कोशिश करें तो जगह नहीं है, इक्वल साइज किताबें, ठीक है। 6 किताबें आप नहीं रख सकते, सही है। अगर आपने 6 किताबें रखनी है तो एक और कैबिनेट लेंगे, 2 किताबें उसमें रखेंगे, 4 इसमें रखेंगे, सही है जी। तो इस तरीके से अब आपके पास जो जगह है दैट इज 32 बिट। तो 32 बिट से बड़ा अगर नंबर आपके पास आएगा तो वो आप फिट नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं है। एक खास जगह है आपके पास, और ये जगह क्यों है, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर इतनी जगह है। आपकी रैम जो है उसके अंदर एक डब्बा 32 बिट्स का है, उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में बैठ के हम उसको बड़ा नहीं कर सकते। हम 2 डब्बे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक डब्बे के अंदर 32 बिट से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक। अब देखें, जब हम लिखते हैं इंट x, तो ये देखें, ये बेसिकली डब्बे यहाँ पे, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। हम क्या कहते हैं कि एक डब्बा जो है उसको हम कहेंगे कि इसकी जो पोजीशन है रैम में वो 0 है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से 1 बिलियन पोजीशंस आपके पास होंगी। लिस्ट में याद करें हमने क्या कहा था कि आपके पास क्या होती है, पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, ठीक है। यहां पे पोजीशन को हम कहते हैं एड्रेस, ठीक है। उसकी जगह कौन सी है, लोकेशन, एड्रेस, पोजीशन, इंडेक्स, सारी एक ही बातें, सही हो गया जी। अब यहां पे देखें, जब हम कहते हैं इंट x,
जब हम इंट x कहते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जाता है मेमोरी में जाके किसी एक डब्बे को पकड़ लेता है और कहता है कि ये डब्बा, मिसाल के तौर पे एड्रेस 2 के ऊपर जो डब्बा पड़ा हुआ है, इसको 8 से मैं कहूंगा x, ठीक है, वो उसने कब्जा कर लिया, वहां पे हो गया कब्जा, ठीक है। ये एड्रेस 2 जो है 8 से कहलाएगा x, लेकिन इसने एक डब्बा पकड़ा है इस x के लिए, तो अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस निकला वो ये निकला कि x के अंदर आप जो वैल्यू डाल सकते हैं वो 32 बिट से बड़ी नहीं हो सकती। समझिए बात की, एक मिनट, आपके पास x के अंदर, x के लिए आपने क्या लोकेशन पकड़ी हुई है, वो एक कैबिनेट जिसके अंदर 4 किताबें आती हैं। अब आप x के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप 4 किताबों से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते। समझिए बात की जी। सर ये जो पहले वैल्यू होगी इसे हम गार्बेज वैल्यू कंसीडर करें? पहली वैल्यू को फिलहाल छोड़ें, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं, तो पॉइंटर्स पे जाएंगे फिर बात करेंगे जी। यहां तक क्लियर है जी, समझिए बात की। चूंकि कंपाइलर ने जाके एक डब्बा हमारे लिए पकड़ा और कंपाइलर हमें बता रहा है कि मैं आपके लिए एक डब्बा कैप्चर करूंगा, ठीक है। पाइथन ऐसी कोई बात हमें नहीं की थी, पाइथन कहता था जो वैल्यू डालते हो डालते जाओ, ठीक है। सी क्या करेगा, एक डब्बा लेगा आपके लिए, सही है। अब आपने इसको कहा कि भाई ये नंबर इसके अंदर डालो जो कि 32 बिट्स के अंदर आ जाता है, तो वो जाएगा 3 किताबें जाके कैबिनेट में रख देगा, फाइन। लेकिन अगर आपने उसको 5 किताबें पकड़ा दी उसके अंदर डालने के लिए, मिसाल के तौर पे उसके अंदर मैक्सिमम नंबर जाता था 20 मिलियन और आपने उसको एक नंबर दिया 20 बिलियन, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा, ठीक है, कैबिनेट खोलेगा, आपने उसको 8 किताबें दी हैं, 4 किताबों की जगह वो 4 किताबें अंदर रख देगा, बाकी 4 किताबें नीचे जमीन पे गिर जाएंगी, कैबिनेट बंद, आ जाएगा जी, काम हो गया, ठीक है। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट इज डन, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कोई आएगा, ये किताबें जो नीचे गिरी हुई हैं इनको उठाएगा, ले जाएगा, इनके बाहर पड़ी हुई है, मतलब लिटरली ऐसा ही होता है आपके पास रैम, ठीक है। हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि कोई आएगा, उन किताबों को उठा के ले जाएगा, वो किताबें आपसे गुम होगी, सही है। थोड़ी देर बाद आप उसको कहेंगे जाओ जी वो जो किताबें मैंने आपको दी थी वो लेके आओ, एक्स की वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं, वो जाएगा 4 किताबें लाएगा, आपको लाके दे देगा। अब चूंकि आपको यही बात कि इसके अंदर एक्स के अंदर वैल्यू क्या थी वो आपने मेमोरी में सेव की हुई थी ना, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है एक्स की वैल्यू सेव करने का, तो अब जो वैल्यू आपने भिजवाई थी वो फर्क है और जो वापस आई है वो फर्क है, सही है। लेकिन आपके पास इस बात को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है कि जो वैल्यू मैंने भिजवाई थी वो और ये फर्क है, क्योंकि वो आपने कहां रखी थी, अपने जहन में तो नहीं रखी थी ना, मेमोरी में रखी थी। मेमोरी से जो चीज वापस आई है इसको किसी के साथ चेक करने के लिए हमारे पास कोई कंपैरिजन की चीज नहीं है। बात समझ आ रही है कि जो वैल्यू हमने भेजी अगर तो वो उस डब्बे के अंदर फिट नहीं होती तो डाटा लॉस भी होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि डाटा लॉस हो गया। समझ आई बात की। हमारे पास एक वैल्यू थी जो कि 37 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकती थी, 32 में नहीं हो सकती थी, वो हमने भिजवाई एक इंट के अंदर। इंट के अंदर जब वो गई तो 32 बिट सेव हो गए, बाकी 7 बिट्स जाया हो गए। जब वो वैल्यू वापस आएगी तो वो कोई नई वैल्यू होगी, ठीक है। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको देखने का कि ये वही वैल्यू है या नहीं है। समझिए बात की, मसला समझ आया कि क्या है, ठीक है। तो पहले अब इसको देखें कि ये मसला यहाँ पे जरा रन करके देखते हैं कि ये मसला होता किस तरह है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है x इक्वल टू फलानी फलानी, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एक इंटीजर के अंदर जा सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कहां से लाया हूं वो भी देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे ऊपर एतबार करें कि मेरी इस मशीन के ऊपर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन गो इन एन इंटीजर, ठीक है। सी और सीपीपी की ये ओवरफ्लो अंडरफ्लो डिफरेंट होगा? नहीं, एक ही बात है दोनों, लेकिन सी का तो वो होता है, ये नहीं होता। मशीन बाय मशीन। देखें, मैं ये आपको यही बता रहा हूं कि ये जो चीज है ना वैल्यू, जिन लोगों ने पहले सी देखी हुई है हो सकता है उनके जहन में कोई और वैल्यू हो। ये वैल्यू मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरी मशीन पे ये वैल्यू है। हो सकता है आप लोग विंडोज पे रन करें तो कोई डिफरेंट वैल्यू हो, आप लिनक्स पे रन करें कोई डिफरेंट वैल्यू हो, मेरी 32 बिट मशीन के ऊपर कोई और वैल्यू हो, 16 बिट के ऊपर कोई और वैल्यू हो। हर मशीन के ऊपर ये वैल्यू फर्क हो सकती है। आमतौर पर हम लोगों ने एक वैल्यू पढ़ी होती है जिसको कहते हैं 65535, लेकिन वो वैल्यू जरूरी नहीं है। समझ आई बात की। ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दी वैसी। अभी मैंने आपको एक नंबर हवा में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरे ऊपर एतबार करना पड़ेगा कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन गो इनटू एन इंटीजर, ठीक है। वो हमारी बहस नहीं है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बहस है कि ये वैल्यू आई कहां से, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, वो बहुत ज्यादा। जी 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 जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वैल्यू के ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। अगर एक मशीन के ऊपर ये वैल्यू है, किसी और मशीन के ऊपर कोई और वैल्यू होगी। एसेंशियली आपको ये बात हैंडल करनी पड़ती है कि जिस मशीन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उस मशीन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। वो कैसे करते हैं फिलहाल हमारी बहस नहीं है। इतना आपको समझने की जरूरत है कि इंट की अपनी एक लिमिट है। तो इंट की पहले पाइथन में क्या डेफिनेशन थी, एनी नेगेटिव वैल्यू एनी पॉजिटिव वैल्यू एंड 0, ठीक है। अब क्या है, वही डेफिनेशन है बट देयर इज अ लिमिट। तो ये एक लिमिट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू जो आप इसके अंदर रख सकते हैं दैट इज दिस वैल्यू 21474833647। अगर कोई हम नए सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें दिस माइट बी डिफरेंट, यस।
तो वो हम उसे कंसीडर वही करेंगे या उसकी करेंगे कंसिडर, इसकी वैल्यू आप नहीं कंसिडर कर सकते। दिस इज अ प्रॉब्लम, आई एग्री। ठीक है, आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि ये कौन सी मुसीबत खड़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ये एक मुसीबत है, इसके अपने फवायद भी हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जब आप प्रैक्टिकल कोडिंग करते हैं आपको ये हैंडल करनी पड़ती है। ये आप देखेंगे दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है, अगर आप आम कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऑटोग्रेडर में इतनी बड़ी नंबर की हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब आपके जहन में एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जब मैं इतने नंबर्स को अप्रोच करने लगता हूं तो मुझे ये ख्याल करना पड़ेगा कि मैं इंट ले रहा हूं या कुछ और ले रहा हूं। ठीक है, सिर्फ ये ख्याल करने की जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझने की जरूरत है। दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, ये आपको हर रोजाना की बुनियाद के ऊपर इससे पाला नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर पाला पड़ गया तो फिर आपका सॉफ्टवेयर गलत काम करेगा, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। तो उसे हम पहले हैंडल कर लें, उसको चेक कर लें। जी जी जी, चेक करना पड़ता है। जी जी, सही है जी, बात समझ आइए। देखें इस कॉन्सेप्ट में समझने की क्या बात है। इंटीजर आपके पास चूंकि मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में एक एड्रेस को वो कैप्चर करेगा, तो उस एड्रेस के अंदर आ सकते हैं 32 बिट्स इस मशीन के ऊपर, मेरी मशीन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे चूंकि 32 बिट्स आ सकते हैं तो 32 बिट्स के अंदर जो नंबर आ सकता है वो इंट में जा सकता है, उससे बड़ा नंबर इंट में नहीं जाएगा। अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ ये मसला होगा कि आपकी वैल्यूज गलत आएंगी उसके बाद सारी। ठीक है, अभी आपको रन करके दिखाते हैं कि फर्क क्यों आएंगी। जब ये सॉफ्टवेयर ओके हो गया, जब हम इसको यूजर को देंगे यस तभी ये मतलब एग्जैक्टली, ये मसला है बिल्कुल। ठीक, अच्छा देखें, अभी देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, x को एक वैल्यू असाइन करता हूँ और इस x को मैं आउटपुट करता हूँ। ठीक है जी, रिटर्न 0 इसलिए लिखा ताकि इस फंक्शन के नीचे और भी कुछ चीजें हैं वहां ना जाएगी, यहां से बस वापस चला जाए। ठीक है, एक एक करके आपको आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। सही है, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें x की वैल्यू वही आउटपुट आ गई जो मैंने यहां पे दी थी। मैंने क्या किया, मेमोरी में मैंने वैल्यू डाली, वापस निकाली, सही आ गई। ठीक है, बट दिस इज द मैक्सिमम दैट एन इंट कैन होल्ड। अब मैं क्या करता हूं, जाके इस x को मैं एक वैल्यू देता हूं विच इज ओनली वन इंटीजर लार्जर। सही है, सिर्फ 7 को मैंने 8 किया, बाकी एग्जैक्टली वही नंबर है। नजर आ रहा है जी? अच्छा, अब इसको रन करते हैं, इसमें यहां पे मैं रिटर्न 0 करता हूं। ओहो, ये देखिए क्या कह रहा है। पहले तो देखें कि एरर आ गया। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना कि एरर आ गया। सिर्फ क्या किया, एक नंबर ज्यादा किया और एरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, तो एरर को अगेन जिस तरह पाइथन में हमने कहा था कि एरर को देखें, एरर में नाम आइडेंटिफाई करें, मैसेज आइडेंटिफाई करें, तो यहां पे एरर का नाम नहीं होता। ठीक है, एरर का सिर्फ मैसेज होता है। तो मैसेज को एक नजर सिर्फ देखेंगे, इस पूरे को समझना जरूरी नहीं है, लेकिन अगेन एक फील हम लेना चाह रहे हैं कि एरर मैसेज किस किस्म का होता है। ठीक है जी, तो देखिए क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इंट तो हमें समझ आता है ना, बाकी अगर सारी बात नहीं भी समझ आती तो कि जी इंट का कुछ मसला है। सही हो गया। दूसरी क्या बात है, कन्वर्जन, इसमें चेंज करने की कोई कोशिश की है। सही हो गया। और इम्प्लिसिट कहते हैं ऑटोमेटिक को, एक्सप्लिसिट कहते हैं जब मैं आपको बताऊं कोई काम करने का, और इम्प्लिसिट है कि भाई ये बात इंप्लाइड है कि ये खुद ही से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करने की कोशिश की है लॉन्ग को इंटीजर के अंदर। ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू यहां से यहां चेंज हो जाएगी। दे दिया है लेकिन कर फिर भी दिया है। इसने यहां पे क्या किया है, आपको एक वार्निंग दी है, एरर नहीं दिया। सही है, वार्निंग का मतलब है कि भाई आपने कोई काम गलत किया है, इसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। सही हो गया जी, लेकिन एरर इसने आपको नहीं दिया। सॉफ्टवेयर आपका कंपाइल हो गया, रन हो गया, लेकिन देखिए जब ये रन हो गया तो ये वैल्यू हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मैंने इसको दी थी ये वैल्यू पॉजिटिव में, और ये बिल्कुल दूसरे एंड पे जाके इसको नेगेटिव में मुझे ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल गलत वैल्यू है ये। सही है, एग्जैक्टली ये वैल्यू क्यों आई ये फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन इतनी आपको समझ आनी चाहिए कि वैल्यू इज नाउ गार्बेज। अगर ये आपके पैसे हैं कि इतने पैसे आपको आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, और अभी ये वाली वैल्यू अगर आ गई कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो बहुत बुरी बात होगी। ठीक है, या इस किस्म की कोई भी बात है, इतने आपके मार्क्स हैं, ठीक है, इतने मार्क्स कैसे हो सकते हैं आपके, और अब आपके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये बात जो है बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली ये वैल्यू क्यों है इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन वैल्यू गलत है इतना हमें नजर आ गया। सही है, किस वजह से, हमने क्या ऐसा कसूर किया कि जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है, हमने सिर्फ यहां पे इसको एक ज्यादा किया है। तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये फर्क आया क्यों है, क्योंकि जगह वहां पे नहीं है। जगह चूंकि नहीं है तो उसने जाके उसके अंदर ठूसने की कोशिश की है, जो चीज अंदर चली गई वो चली गई, बाकी जाया। सही, यहां तक क्लियर है जी? ये वैल्यू मैंने आपको बता दी फिलहाल। ठीक है, उसके साथ फिलहाल आपका कोई काम नहीं है। आप लोगों ने डीएलडी पढ़ी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी है। ठीक है, 2 raised to the power 32, ठीक है, -1 करें आपको एक वैल्यू मिलेगी। सही है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू कैन सेव। जैसे 2 raised to the power 2 -1 से 3 वैल्यूज आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियली उस तरीके से निकलती है, लेकिन वो यहां पे हमारा कंसर्न नहीं है।
ठीक है, ये नंबर आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको निकालते किस तरह मैं आपको चलें एक नजर दिखा देता हूं। यहाँ पे आप एक कोड लिखें जिसके अंदर आप ऊपर इंपोर्ट करें इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट एफ कर दें इंट मैक्स। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। ठीक है, इंट मिन से आपको मिनिमम बता देगा ये। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग वीडियो में फिर देख भी सकते हैं, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन बेसिकली ये वैल्यू जो है आपको हर मशीन पे अलग अलग मिल सकती है। जी लॉन्ग की तरफ आते हैं, सबर करें। सर इसको हमने वैल्यू दी है 47, उसमें लिमिट थी 48 दी है, 47 लिमिट थी। अब इसको चाहिए एक को स्किप करते चाहिए चाहिए पे सी नहीं समझता, 47 इसे रिटर्न करना। सी इस बात पे नहीं समझता है। ठीक है, सी कहता है आपने बात करनी है, आपका काम है, आप मुझे सही करके दें। पाइथन देखें क्या करता है, इसके अगेंस्ट पाइथन क्या करता है। आपने पाइथन को कहा कि ये 8 किताबें मेरे कैबिनेट में रख के आओ, पाइथन क्या वहां पे 4 की जगह थी। वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास जाएगा, उनको कहेगा जी मुझे एक कैबिनेट और एलोकेट करें, उनसे चाबी लेगा, यहाँ पे आएगा, दूसरा कैबिनेट खोलेगा, उसके अंदर आपकी बाकी 4 किताबें रखेगा, बंद करके आके आपको कहेगा आपका काम हो गया। आपको वही बात मिली जवाब में कि आपका काम हो गया, लेकिन पाइथन ने आपके लिए वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था वो हैंडल किया है, इसलिए कहते हैं कि दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जबकि सी कहता है आपका काम है, आपने मुझे क्यों 4 किताबों की जगह पे 8 किताबें दी थी, आप जाने आपका काम जाने। अब उसने 4 सेव कर ली, 4 तो रिटर्न करनी चाहिए ना उसे। सी चाहिए चाहिए पे नहीं समझता, ये सी का तरीका है, ये मशीन का तरीका है। आप मशीन के हिसाब से चलेंगे अगर आपने मीडियम लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करना है तो। ठीक है, असल में ये चाहिए का जवाब ही लोगों ने निकाला है पाइथन ना। पहले ये होता था, सबने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो सी तो नहीं करता, हम एक नई लैंग्वेज लिखेंगे, उसके अंदर हम ऐसा करेंगे। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये चाहिए ही सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अभी भी जो नई हाई लेवल लैंग्वेजेस बनती है तो उसमें लोग कहते हैं जी पाइथन को ऐसा करना चाहिए। पाइथन कहते हैं नहीं जी हम इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, आप जाएं अपनी लैंग्वेज दूसरी लिखें। ठीक है, तो लोगों ने हास्कल जाके लिखी। ठीक है, हास्कल पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सही है, तो यही चाहिए का जवाब जो है और लैंग्वेजेस बनती हैं। सही है जी, तो इट्स वेरी वैलिड, लेकिन सी का ये तरीका नहीं है। सी कहती है मेरा ये तरीका, आपने मेरे अंदर कोड करना है तो इस तरीके से करेंगे। बात समझ आ गई जी? लेकिन अब सी के अंदर हमने काम करना है तो इस मसले का इलाज क्या है? इस मसले का इलाज ये है कि भाई आप एक डब्बा नहीं पकड़े, आप 2 डब्बे लें, लेकिन वो 2 डब्बे इंटीजर नहीं लेगा, इंटीजर हमेशा एक ही डब्बा लेगा। तो अब आप क्या करते हैं, एक नई डाटा टाइप करते हैं, उस डाटा टाइप का नाम है लॉन्ग। पहले इस एक लॉन्ग को देखें। अच्छा, अब आप पहले जैसे कह रहे थे ना कि इंट वाई, अब आप कहेंगे लॉन्ग वाई। तो इंट और लॉन्ग में क्या फर्क है? इंट के लिए जब आप लिखते थे इंट एक्स, तो एक्स के लिए कंपाइलर जाके एक डब्बा रिजर्व करता था। सही, जब आपने कहा लॉन्ग वाई तो कंपाइलर जाके 2 डब्बे रिजर्व करता है। अब अगर आप उसको ऐसी कोई वैल्यू देते हैं जो कि 37 बिट्स में आएगी, तो 5 बिट्स वो एक जगह पे डाल देगा और 32 बिट्स एक जगह पे डाल देगा। नाउ यू आर फाइन। ठीक है, लेकिन ये आपने उसको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग डाटा टाइप है इसकी। तो अब इंट और लॉन्ग में क्या फर्क हुआ? पाइथन में कोई फर्क नहीं है इंट और लॉन्ग में, इसकी वजह से पाइथन में लॉन्ग नहीं था। यहां पे लॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंट एक डब्बा लेता है, लॉन्ग 2 डब्बे लेता है, तो लॉन्ग की कैपेसिटी अब डबल हो गई। सही है, तो आप लिखते हैं लॉन्ग वाई, तो लॉन्ग के अंदर आप वाई के अंदर आप वो वैल्यू आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा लॉन्ग यहां क्या कर रहा है? ये दूसरा लॉन्ग ये कर रहा है कि जब आप विंडोज पे कोड करते हैं तो विंडोज के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन है सी की, वो कहती हैं कि लॉन्ग को आप लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग। लिनक्स और सी में काम, लिनक्स और मैक में काम कर रहे हैं तो दिस इज फाइन। ठीक है, विंडोज के अंदर ये असल में यहाँ पे जब मैंने पहली सेक्शन में पढ़ाया तो मैं इसी तरह कोड लाया था, रन किया यहाँ पे, जब लोगों को प्रैक्टिस का टाइम दिया तो जी अजीबो गरीब किस्म के काम कर रहा था। ठीक है, तो फिर बैठ के जब देखा, जब सर्च आउट किया तो पता चला कि विंडोज में आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, यूं समझे कि विंडोज के अंदर डाटा टाइप का नाम है लॉन्ग लॉन्ग, जबकि डाटा टाइप को हम कहते हैं ये दिस इज लॉन्ग। समझ आ रही है? इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, बस विंडोज में आप जब लिखेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग लिखेंगे, और अगर लॉन्ग लॉन्ग लिखते हैं तो मैक में भी काम करता है, लिनक्स में भी करता है, विंडोज में भी करता है, तो इस वजह से ऐसा छोड़ दिया। तो फिर इंट नहीं हम लिखेंगे? नहीं, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग इंट हो सकता है, रिटर्न 0। सही है, अच्छा देखें, ये वैल्यू जो हमने इंट में डालने की कोशिश की तो उसने काम नहीं किया, लेकिन अगर उसको लॉन्ग में हम डालते हैं तो ये काम कर लेगा। ठीक है जी, इसको मैं जरा कमेंट आउट कर देता हूं क्योंकि वैसे ही ये हमें तंग कर रहा है। इसको दोबारा रन करते हैं। अभी देखें, वो वैल्यू जब हमने लॉन्ग में डाली है तो वो लॉन्ग के अंदर बड़ी इज्जत से चली गई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। पहले ही हम एक्सट्रीम डाटा टाइप जी, आप पहले से ही बड़ी कर सकते हैं, लेकिन देखें मसला क्या होता है इसके अंदर। आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा जिसके अंदर आपने लेट्स से 500 इंट बनाए हुए हैं, तो वो कितने डब्बे पकड़ेंगे? 500। अगर आपने सारों को लॉन्ग कर दिया तो वो कितने डब्बे पकड़ेंगे? 1000। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो आमतौर पे मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर आप कोई रन करते हैं और उसकी वजह से आपकी पूरी मशीन स्लो हो जाती है, वो इस वजह से कि वो आता है सॉफ्टवेयर, कहता है बस ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, बस सारी रैम पे कब्जा करके बैठ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर 1 GB में रन हो सकता था, आपने हर चीज को लॉन्ग कर दिया तो अब वो 2 GB पकड़ रहा है। सही हो गया?
तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आपको जब जरूरत नहीं है तो आप ज्यादा जगह कब्जा ना करें, ठीक है जी। अगर वैल्यू लॉन्ग की कैपेसिटी से बड़ी है, अभी आ रहे हो उसकी तरफ आ रहे जी। नहीं वो डबल पूछो। ये यूजर को कैसे पता चलेगा? पहले मैंने उसमें डालना है, फिर इसमें ये यूजर को नहीं पता चलेगा, ये हमें एज अ प्रोग्रामर खुद देखना पड़ता है। ये हम ट्राई सब में उसे उस तरह करेंगे, नहीं फिर ये कैसे इस चले वो फिर अलग से बहस करते हैं कि ये एक्चुअली होता किस तरह है। अगर सॉफ्टवेयर एक बार में घुस गया कि रैम 2 GB, वो उसका इससे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अंदर हो सकता है इंटीजर ही हो लेकिन सारे के सारे हजार हो, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ से कुछ पूछ रहा था। अच्छा जी, तो देखें, तो ये लॉन्ग ने क्या किया, लॉन्ग के अंदर हम ये बड़ी वैल्यू क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो डब्बे हैं, ठीक है, लेकिन दो डब्बों की भी अपनी कैपेसिटी है ना, ठीक है। तो अभी जाते हैं उस कैपेसिटी की तरफ। ये जो बड़ा सा नंबर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ अ लॉन्ग, सही है जी। इस इतनी वैल्यू आप लॉन्ग के अंदर डाल सकते हैं। अगर इससे बड़ी वैल्यू आप लॉन्ग के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखें क्या करता है। लॉन्ग की अपर लिमिट वी आर फाइन, ठीक है जी। लेकिन अगर अब मैं y के अंदर असाइन करने की कोशिश करूं इससे एक नंबर बड़ा, अच्छा जी, देखें ये क्या करता है। ये कहता है इंटीजर लिटरल इज टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप लॉन्ग, ठीक है, एंड इज सब्जेक्ट टू अनडिफाइंड बिहेवियर। कहता मुझे कुछ पता नहीं आपने क्या कहा है, ठीक है। तो अब लॉन्ग के अंदर अगर आप कोई चीज नहीं फिट कर सकते तो उसके इलाज है कोई, ठीक है, लेकिन उसका कोई और तरीका है फिर, ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेटेड तरीका उसमें हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन ये देख लें कि दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो लॉन्ग से आगे जाने के लिए आपके पास कोई बड़ी अच्छी रीजन होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई फिजिक्स की सिमुलेशन कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज्यादा है कि वो इसमें फिट नहीं होते, समथिंग लाइक दैट, समझिए बात कीजिए। लेकिन बहरहाल जो इसमें समझने वाली बात है वो क्या है कि इंटीजर की अपनी एक कोई कैपेसिटी होगी, अगर उससे मैं ओवरशूट करता हूं तो मुझे लॉन्ग लेना पड़ेगा। लॉन्ग की अपनी एक कोई कैपेसिटी होगी, अगर उससे मैं ओवरशूट करता हूं तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक। ये समझने वाली बात यहां पे है। एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये वैल्यूज तकरीबन कितनी है, ठीक है। तो देखें इसकी कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 डिजिट्स हैं, पहले 2 डिजिट्स जो है 2 1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक अंदाजा होना चाहिए कि इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, सही हो गया, समझिए बाकी। अच्छा जी, अभी इसी के पैरेलल एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्लोट्स का। फ्लोट क्या डाटा टाइप होती है पाइथन में, जो कि डेसिमल्स में आपको डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट और उसके आगे कुछ आपके पास वैल्यूज होती है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है आपके पास। तो अगेन पाइथन में क्या चीज थी, फ्लोटिंग पॉइंट, दैट्स इट। उसके अंदर जितने काम ज्यादा वाला काम है वो पाइथन जाने, उसका काम जाने। लेकिन यहां पे भी एक खास नंबर ऑफ लोकेशन जो है रिजर्व की जाती है फ्लोट के लिए, सही है। अगर उससे आप ओवरशूट करते हैं तो फ्लोट के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ देखेंगे। इसकी लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, फ्लोट की जो है वो है 3.40282, ठीक है, e टू द 38। इसका मतलब देखें क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है 3.4 आगे जो चीजें हैं टाइम्स 10 रेज टू द पावर 38, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में चूंकि रेज टू द पावर लिखना जरा मुश्किल होता है, हम वो सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगा सकते, इस वजह से ये नोटेशन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब अगर आपको कहेंगे भाई साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 1000 को लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, 1e3 1e+3, ठीक है। तो 1 टाइम्स 10 टू द 3, तो दैट इज 1000, सही हो गया जी। तो ये सिर्फ नोटेशन है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अच्छा, इसको हम आउटपुट करते हैं, ये आउटपुट ठीक ठाक हो जाएगा। हो इस अनडिफाइंड बिहेवियर को तो मैं हटाऊं यहाँ से जी। ये देखें ये आउटपुट हो गया ठीक ठाक, सही है। लेकिन अगर मैं इससे एक नंबर ज्यादा कर देता हूं यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, ई की वैल्यू के अंदर मैं 38 से 39 कर देता हूं, तो फिर क्या होगा, कहता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी एक्चुअली नहीं है। हम इन्फिनिटी किस चीज को कहते हैं कि इतना बड़ा नंबर है कि हमें नहीं समझ आ रही, सही है। तो इस तरीके से यहां पे इन्फिनिटी इसके लिखने का मतलब है कि आपने ऐसा नंबर मुझे दिया जो कि मैं फ्लोट में नहीं फिट कर सकता, ठीक है। तो इवन ये गार्बेज वैल्यू भी आपको नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि बस मुझे नहीं पता आपने क्या कहा है, सही हो गया। तो अगेन फ्लोट की कैपेसिटी है, उसके अंदर ये नंबर फिट नहीं हो रहा। तो कैपेसिटी उसकी ज्यादा करने का क्या तरीका है, हमारे पास एक और डाटा टाइप है जिसको कहते हैं डबल, ठीक है। अब डबल के अंदर आप ये वैल्यू डाल सकते हैं, सही है। अगर ये वैल्यू आप डबल में डालें तो इट्स फाइन। तो देखें इंटीजर लिमिटेड, उसके से ज्यादा कैपेसिटी वाला डबल, लॉन्ग। फ्लोट आपके पास डेसिमल्स वाला पॉइंट्स वाली चीज,
उसकी लिमिटेड कैपेसिटी उससे ज्यादा वाला डबल, ठीक है, दैट्स इट। ये समझने की आपको जरूरत है यहाँ पे, सही है। अब कंसर्न ये है कि इसको समझाने के लिए आपको मशीन की बात समझनी पड़ती है कि मशीन कैसे काम कर रही है, ठीक है, समझ आ रही है बात की। चलिए आप लोगों को वैसी एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूं कि ये इस किस्म की बहसें होती हैं जो कि सी में शुरू में आनी आपको नहीं करेंगे तो आप वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से पाइथन पढ़ाना आप लोगों को शुरू में वो किया गया था। और दो आप लोगों को थोड़ा सा कंसर्न होगा कि भाई वो भी और ये भी मुसीबत क्या आ गई हमारे ऊपर, लेकिन पाइथन शुरू में इस वजह से पढ़ाई जाती है, जहां पे भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये वाली बहस आपको नहीं करनी पड़ती। आप कहते जी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये नंबर है, इस नंबर को लो करो। फिबोनाची आपको याद होगा हमने कितना बड़ा नंबर निकाला था आखिर में, ठीक है, ठीक है। एक दफा हमने निकाला तो उसने आखिर में एक छोटा सा एल लिखा हुआ था, दैट वाज एसेंशियली अ लॉन्ग। तो पाइथन इंटरनली काम यही कर रहा है, लेकिन हमसे छुपा के कर रहा है, हमारे लिए मुसीबत नहीं बना रहा वो, समझिए बाकी। तो ये चूंकि आसानी थोड़ी सी क्रिएट होती है तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक समझना आसान हो जाता है, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। अच्छा, तो ये हमारे पास इंटीजर्स और डबल्स वगैरह की होगी बात। यहां तक क्लियर है जी? कोई सवाल हो तो पूछें अभी। अच्छा, डबल की भी लिमिट है अपनी एक, ऑब्वियसली, क्योंकि डबल भी एक खास लोकेशन रहता है। अगर उससे आपने ऊपर जाना है अगेन आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो डबल की इतनी बड़ी लिमिट है कि बस वो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, लेकिन अगेन अगर आपने देखनी है तो आप इसी तरीके से यहाँ पे जाके लॉन्ग की मिन मैक्स, डबल की मिन मैक्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। माइनस में सर एक है जी लॉन्ग माइनस जी जी जी, ये जिस तरह पॉजिटिव में जा सकते हैं वैसे माइनस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वेरिएबल टेस्ट का फंक्शन खत्म करते हैं और अब एक और फंक्शन की तरफ जाते हैं जिसका नाम है चार टेस्ट। चार क्या चीज है देखें, आप लोगों को पाइथन में याद होगा हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई थी, यहां पे भी हमने स्ट्रिंग बनाई है हेलो वर्ल्ड आउटपुट वगैरह करने के लिए। स्ट्रिंग क्या चीज होती है जी, किस किस्म की? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब आपके पास कैरेक्टर क्या चीज होता है? कोई एक या अल्फाबेट होगा या डिजिट होगा या सिंबल होगा, ऐसी कोई चीज होती है, ठीक है। तो पाइथन में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट की जाती है या डबल कोट से या सिंगल कोट से। C++ में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट की जाती है डबल कोट से, सिंगल कोट से स्ट्रिंग रिप्रेजेंट नहीं की जाती। सिंगल कोट से रिप्रेजेंट किया जाता है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, सही है जी। तो कैरेक्टर डाटा टाइप आपके पास अलग है C++ में। पाइथन में एक ही स्ट्रिंग की डाटा टाइप से ही आप एक कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। C++ में आपके पास स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन अगर आपने एक कैरेक्टर करना है तो उसके लिए आसान तरीका जो आपके पास है वो है एक डाटा टाइप जिसको कहते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप या चार फॉर शॉर्ट, ठीक है। जिस तरह इंटीजर को शॉर्ट करके इंट बनाते हैं उस तरह कैरेक्टर को शॉर्ट करके चार बनाया जाता है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x, इसकी क्या डाटा टाइप है? चार, और इसकी वैल्यू है कैपिटल A, सही हो गया। अच्छा, अब जरा दोबारा वापस है हमारे पास मशीन। देखें बार बार हमें मशीन की बात करनी पड़ती है, लेकिन बार हमें समझने पड़ेगा कि मशीन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू सेव हो सकती हैं वो कौन सी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि सेव हो सकती है मशीन के अंदर? 0 और 1, ठीक हो गया। अब 0 और 1 को आप चाहे जिस भी कॉम्बिनेशन में मिला लें उनसे कोई नंबर ही बनेगा ना, ठीक है। ए नहीं बना सकते हम, आप चाहे जो कुछ भी करेंगे बाइनरी के साथ बनेगा उससे नंबर ही, सही है। आपने क्या 10000000001, ठीक है, उससे बन जाएगा 65, ठीक है। आप चाहे जो कुछ भी करेंगे उससे बनेगा आखिर में कोई नंबर ही। हम हर बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं ना डेसिमल में, तो जो भी बाइनरी बनेगा उससे बनेगा कोई ना कोई डेसिमल नंबर। तो इस ए को हम मशीन में कैसे डालेंगे? ठीक है, हम इसको इस तरीके से मशीन में डालेंगे कि हम कहेंगे कि भाई ये एक लोकेशन है हमारे पास, ठीक है, लेट्स से एड्रेस 3, इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज 4, सही है। अब मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर मैं जो भी नंबर डालूंगा मैं नंबर ही, मैं नंबर के अलावा कोई चीज रैम में नहीं डाल सकता। मैं जो भी नंबर डालूंगा उसको जब मैं वापस लेके आऊंगा तो मैं हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई अपने पास, मेरे पास कोई कैरेक्टर होगा। देखिए मिसाल के तौर पे मैं सेव करना चाह रहा हूं ए को मैं सुबह उठा, मैंने कहा जी ये कैपिटल ए जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा 65, सही। अब अगर मैंने सेव करना है ए इस डब्बे के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सेव करेंगे 65। जब वापस निकालेंगे तो अपने टेबल में देखेंगे भाई 65 वाला कौन सा कैरेक्टर था, ए था, तो मैं कहूंगा अच्छा जी यहाँ पे ए रखा हुआ था मैंने। तो एक्चुअली मशीन में पड़ा हुआ 65 है, लेकिन हम उसको क्या कह रहे हैं ए, क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर है। समझिए बात की। तो मशीन में नंबर ही सेव होगा, तो नंबर को हम कैरेक्टर के साथ किस तरीके से, कैरेक्टर वाले काम हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे, हम कहेंगे कैपिटल ए की वैल्यू है 65, ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू है 66, कैपिटल सी की वैल्यू है 67 एंड सो ऑन। स्टार की ये वैल्यू है, ठीक है, न्यू लाइन की ये वैल्यू है, हैश की ये वैल्यू है, स्लैश की ये वैल्यू है, ये सारी बातें हम उसको बताएंगे, ठीक हो गया, इस टेबल में लिखी हुई है।
अब हम करेंगे, कोई बंदा आएगा वो कहेगा जी मैंने इस डब्बे के अंदर, मशीन के अंदर, रैम के अंदर सेव करनी है वैल्यू बी। हम टेबल में जाएंगे, देखेंगे बी की क्या वैल्यू है 66, हम डब्बे में क्या सेव कर देंगे 66। फिर वो कहेगा जी आपको जो मैंने वैल्यू दी थी वो मुझे वापस ला के दे। हम वहां से निकालेंगे, क्या बाहर निकलेगा 66। हम अपने टेबल में देखेंगे, टेबल में क्या लिखा हुआ है 66 क्या चीज है बी, तो हम बंदे को कहेंगे ये लैम्डा बी। ठीक है जी। तो ये 65 66 कहां से आए? दीज आर कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। ठीक है, एक बंदा सुबह उठा, उसने कहा जी मैं 8 से A को कहूंगा ये 65 इसकी वैल्यू है, सही हो गया। फर्क सिर्फ ये कि कोई एक बंदा नहीं था, ये पूरी एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी थी। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठ के, बड़े अकलमंद बैठ के, उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि A को हम 65 कहेंगे। कैसे किया? बस 65 कहेंगे हम इसको। ठीक हो गया, सही है, कोई इसके अंदर कोई बहुत खास साइंस नहीं है, सही हो गया। तो उन्होंने बैठ के एक टेबल बनाया। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर समथिंग 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 समथिंग, मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आस्की है। तो इसको अब हम कहते हैं कि दिस 65 इज द आस्की वैल्यू ऑफ A। सही है जी, ये बात समझ आइए। तो आपके पास एक बड़ा सारा टेबल है, उसके अंदर 0 से लेकर 255 तक 256 टोटल कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू है। ये बात समझ आ गई जी। तो अब आपके पास 256 कैरेक्टर्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट आपके पास कितने हैं 26 हो गए। ठीक है, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ और बदबला सारी मिला के, तो काफी हमारे पास जगह काफी है। सही है, यहां तक बात क्लियर है जी। तो इसको कहते हैं कि इसकी आस्की वैल्यू है। क्लियर है जी, यहां तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनफैक्ट इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इस्तेमाल नहीं करता। एनीवे, ये बात समझ आ गई। इसको असल में आगे ले जा रहे हैं, इसका अगला जो स्टेप है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है लेकिन इस्तेमाल ही नहीं होता। तो A है 65। अच्छा जी, टोटल आपके पास जगह कितनी है 256 टोटल लोकेशन है आपके पास। ठीक है, उस टेबल के अंदर और जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि वो आपके पास लेता है 1 बाइट। 1 बाइट के अंदर टोटल जो पॉसिबल आप वैल्यूज डाल सकते हैं वो कितनी होती है 256। तो 4 डाटा टाइप जो है, जिस तरह इंटीजर के अंदर हमने क्या कहा था कितने बाइट्स हैं 4 बाइट्स हैं। ठीक है, 4 बाइट्स हैं, इसका मतलब है 32 बिट्स है। यहां पे 4 लेता है 1 बाइट, तो चूंकि 1 बाइट लेता है तो उसके अंदर आप 256 से बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते। चूंकि 256 से बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते तो उस टेबल के अंदर आपके पास 256 से बड़ी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। सही है। तो आस्की जो टेबल आपके पास है, ये जो टेबल बना जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है एक्चुअली 255, क्योंकि एक 0 भी है ना, वही वाला मसला है वो जो लिस्ट के अंदर था। ठीक है, कि 0 और 255 तो टोटल 256 हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि शुरू में तो ये जिन लोगों ने आस्की वैल्यूज बनाई थी तो वो स्टेट्स में बैठे हुए थे, सिर्फ इंग्लिश बोली जाती थी और कोई लैंग्वेज ना उनको आती थी ना उन्होंने कोई गम किया उसका। ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेंच बीच में 2-3-4 मिला लिए। फिर जब इंटरनेट हम लोगों तक पहुंचा, हम लोगों ने कहा अच्छा जी हमारे अल्फाबेट किधर गए जी, अलिफ बे पे किधर गए। सही है, अलिफ बे पे, तो हमारे कितने अल्फाबेट हैं? मेरा ख्याल है 29-30 हमारे हैं। ठीक है, हमने कहा जी सिंधी के अंदर अपने कुछ वो हैं अल्फाबेट हैं, उन्होंने कहा हमारे किधर हैं। और खैर से जब सारी लड़ाई हो गई तो फिर चाइनीज आ गए, तो चाइनीज अल्फाबेट जो है तकरीबन 5000-6000 तो सिर्फ अल्फाबेट होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 5000-6000 हम किस तरह टाइप करेंगे, मेमोरी में ये बात किस तरह जाएगी। सही है, तो अब मसला बन गया आस्की के लिए। आस्की के लिए मसला क्या है? आस्की में जगह 255 कैरेक्टर से ज्यादा की है नहीं, और अकेले चाइनीज जो है वो 5000 है। कोरियन है, कोरियन अलग है, जापानीज अलग है, उधर पता नहीं और पिनियन है और पता नहीं क्या क्या बदबला है। ठीक है, सारी दुनिया जब आ गई, जब ये वो ग्लोबल विलेज जब बन गया, तो ग्लोबल विलेज तो आपने बना दिया, बड़े मजे से कहते हैं कि ग्लोबल विलेज। इशू ये इतना बड़ा कंसर्न ये है कि अब चाइनीज कैरेक्टर को मशीन में डालने की कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, अगर हम आस्की पे चिपके रहते हैं तो। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इसका क्या इलाज है? टेबल बड़ा करो, जगह ज्यादा पकड़ो। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आस्की चूंकि स्टैंडर्ड था, पूरी दुनिया में वाइड स्प्रेड हो चुका था, उस वक्त तक इंटरनेट फैल चुका था, तो सब लोगों को आस्की का ही पता था, तो अब लोग सारे इस्तेमाल कर रहे हैं आस्की। ठीक है, लेकिन आस्की के अंदर जगह नहीं है कि वो चाइनीज और बाकी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सके। तो एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बैठी, उन्होंने कहा जी हम एक नया टेबल बनाएंगे, एक नया स्टैंडर्ड बनाएंगे। जैसे आस्की वालों ने बैठ के बनाया था, उन्होंने कौन सा दूरा मारा था, हम भी बैठ जाएंगे। सारी दुनिया के कैरेक्टर्स उन्होंने जमा किए, हर एक को एक वैल्यू दे दी। ठीक है, अब एक नया टेबल बन गया, इसको कहते हैं यूनिकोड। ठीक है जी, तो ये जो नया टेबल बन गया जो कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं यूनिकोड। तो यूनिकोड इज एसेंशियली द सेम कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट इट्स अ वेरी लार्ज टेबल। आस्की बहुत छोटा सा टेबल था 256 वैल्यूज का, ये बहुत बड़ा टेबल है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर, पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस उन्होंने एक जगह पे जमा किए हैं। इवन वो जो केव्स में वो नहीं बने होते वो अजीबो गरीब से सिंबल्स जो ये कहते हैं कि जी वो उस टाइम पे लोगों ने वो बनाए थे वगैरह वगैरह सारी जो किस्सा है। ठीक है, जो भी प्रिमिटिव जो भी आपके पास सिंबल्स वगैरह थे, इवन इस किस्म के सिंबल्स जो इमोजीज हैं, ये सारी बदबला जो है उन्होंने उसके अंदर डाली। ठीक है, जो उनके दिल में आया, और एक बहुत बड़ा सारा टेबल बनाया और कहा ये ना जी ये नया स्टैंडर्ड है। ठीक है,
तो अब वो स्टैंडर्ड जो है ASCII की जगह पे इस्तेमाल होता है सब जगह पे। तो यूनिकोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपने इन 4 साल से भी बाहर नहीं जाएंगे कि आपको यूनिकोड से पाला जरूर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यूनिकोड के ऊपर काम नहीं करते तो आप किसी भी किस्म का रीजनेबल सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। सही है, नहीं समझ आइए। तो इस वजह से ये बताया कि 65 को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल्दो कि हमें बड़ा शौक है कि आप लोगों को असाइनमेंट हम देते हैं 65 के ऊपर, लेकिन 65 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नोबडी यूजेस इट। ठीक है, ASCII के अपने फवायद हैं, ऐसा नहीं कह रहा ASCII बिल्कुल फालतू है, लेकिन इन मोस्ट केसेस आपका पाला पड़ेगा यूनिकोड से। ठीक है जी। सर ये यूनिकोड वालों ने सिर्फ नेशनल लैंग्वेजेस ली थी या वैसे? इसके अंदर सारी, अब हमारी यहाँ पे जो सराइकी और सिंधी और वो भी हैं सारे बीच में, पश्तो भी है। ठीक है, मतलब जितनी लैंग्वेजेस, वो पूरी बॉडी है, बहुत बड़ी सारी बॉडी ने बैठ के पूरी दुनिया में इवन जो नेटिव छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं उनके भी वो आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो सारी की सारी उसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, इवन जो डायलेक्ट्स हैं छोटे छोटे उनके अंदर जो फर्क है वो भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, नहीं ASCII यूनिकोड तो आई एम नॉट श्योर किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, लेकिन बहरहाल अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है IETF है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देख लें। बहरहाल यूनिकोड इज द स्टैंडर्ड और इसके आगे इंप्लीमेंटेशन जो है फिर वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर है जी, बात समझ आ गई? अच्छा, तो एसेंशियल जो आपको समझने की जरूरत है वो क्या है कि यूनिकोड के अंदर आपके पास हर कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी। ठीक है, मेमोरी में वो इस तरह सेव होगी, ऑल्दो कि आप जो उसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करते वक्त आप एक को इस्तेमाल करेंगे, उस एक्चुअल वैल्यू के साथ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, समझिए बात की, अनलेस कि आप कोई ऐसी इंप्लीमेंटेशन करें कि आप यूनिकोड को ही इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर एक और बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। इस एक्स के अंदर हमने एक वैल्यू रखी a। ठीक है, पहले कोड ड्राई रन करते हैं फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। हमने इसकी वैल्यू जब आउटपुट की तो ये हमें क्या आउटपुट करके देगा? कैपिटल A। फिर हम इसको कहते हैं कि भाई इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू है वो मुझे आउटपुट करके दो। तो हम पाइथन में किस तरीके से कन्वर्जन किया करते थे? int ऑफ a। सही है, ऐसे करते थे। यहाँ पे डाटा टाइप कास्टिंग का तरीकाकार क्या है कि डाटा टाइप को आप इस तरीके से अलग से ब्रैकेट्स में लिखें और आगे फिर उस वेरिएबल को लिखें। ठीक है, सिंटेक्स फर्क है थोड़ा, सेमेंटिक्स वही है। ये x जो है पहले 4 था, ये कास्ट हो जाएगा इंट में और फिर ये आउटपुट हो जाएगा सी आउट के जरिए से। सही है जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम कहते हैं कि इस कैरेक्टर की जो वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड करो। ठीक है, जब एक ऐड करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? 65 + 1 = 66 और उसको वापस कैरेक्टर में चेंज करो तो इससे क्या बन जाएगा? b। ठीक है जी। तो वेरिएबल की वैल्यू अपनी है a, उसको जब आपने कन्वर्ट किया इंटीजर में तो वो बन गया 65, उसके अंदर 1 ऐड करके वापस कैरेक्टर में चेंज किया तो वो बन गया b। ठीक है जी, क्लियर है जी? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ये आखिरी बात नहीं समझ आई कि पीछे से नहीं समझ आई? ये आखिरी बात नहीं समझ आई, दोबारा बताता हूं। देखें x के अंदर क्या है? a। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर है? ये वाली आउटपुट हो गया। अब आप कहते हैं कि x को आउटपुट करो, लेकिन x को आउटपुट करने से पहले क्या करो? उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। तो 4 को जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर के अंदर तो नंबर जाएगा ना, तो कौन सा नंबर जाएगा? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो जाती है। ठीक है, सही हो गया। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 65। तो यहां पे आउटपुट हो गया 65। सही। अब कैरेक्टर के अंदर जब आप कोई नंबर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि कैरेक्टर के अंदर नंबर डायरेक्ट नहीं ऐड हो सकता, ए के अंदर आप 1 नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो सी क्या करता है? उसको ट्रीट करता है एज एन इंटीजर, उसके अंदर 1 ऐड करता है तो 65 + 1 हो गया 66। टेबल में देखेगा, अब इसको वापस कैरेक्टर में जब ये चेंज करेगा तो टेबल में 66 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है? बी, तो बी आउटपुट कर देगा। सही है जी। ये 65 पहले से ASCII की वजह से डिफाइंड है, चूंकि सी को ASCII का पता है तो वो कहता है कि हाँ जी मैं ASCII इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इस वजह से मैं ए को 65 ही लूंगा। और स्टैंडर्ड्स भी हैं लेकिन ASCII इज बाय फार द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ठीक है जी, इस तरीके से यूनिकोड के अलावा और स्टैंडर्ड्स भी हैं लेकिन यूनिकोड इज बाय फार दी मोस्ट वाइडली यूज्ड। पाइथन 2 में बाय डिफॉल्ट ASCII है, यूनिकोड आप यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, पाइथन 3 में बाय डिफॉल्ट यूनिकोड है। ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूं कि आइंदा जब आप काम करेंगे तो आपको तकरीबन हर लैंग्वेज में यूनिकोड की सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलती है, तो लोग ASCII को यूज ही नहीं करते, यूनिकोड को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ASCII का फायदा था स्पीड, विच इज नो लॉन्गर द कंसर्न। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ये मेमोरी की। खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में हमारे पास 32 बिट्स तो हैं। ठीक है, तो यूनिकोड जाता है तकरीबन 16 बिट्स में। ठीक है, तो 16 बिट्स में वो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं नहीं करता, सारी दुनिया रिकमेंड करती है यूनिकोड ही आजकल इस्तेमाल करती है। असल में आप चाहते हैं ना कि आपकी लैंग्वेज जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सारी दुनिया में चले। आपने कोई ऐप बनाई है तो आप चाहते हैं ना सारी दुनिया में चले। सारी दुनिया में चाइना भी शामिल है। ठीक है, आधी दुनिया तो वहां बैठी हुई है। सही है, तो अगर आपने वहां चीज चलानी है तो आपकी लैंग्वेज को ASCII के ऊपर वो चल ही नहीं सकती, उसको यूनिकोड में आना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात की? अगर आपने उर्दू का कोई चीज लिखनी है
ठीक है, वर्ड में जो आप लिखते हैं ना, उर्दू में जो चीज़ लिखते हैं तो वो यूनिकोड में सेव होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और तरीके से सेव होगी। सर आस्की से यूनिकोड में कन्वर्जन हुई है? आसान है वो, तो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको तकरीबन हर लैंग्वेज में इसके तैयार वो मिलेंगे। क्या करना है, 65 को उठा के इसकी जो ए की वैल्यू यूनिकोड में है 2556689 लेट्स से, ठीक है, जो भी वैल्यू है तो चेंज करना है ना, सिर्फ उस वैल्यू को चेंज कर दो उसमें, तो इसको आपको तैयार लाइब्रेरीज मिल जाती है जो आसानी से चेंज कर देती है। सर अगर हम 2 ऐड करें तो सी मिलेगा? बिल्कुल, अगर इसके अंदर आप 2 ऐड करें तो आपको सी मिलना चाहिए उसूलन, करके देख लेते हैं। सस्पेंस जी, ठीक है जी, सही है। इस तरह अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप स्पेस डाल देते हैं तो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे पहले 1 कर लें वापस। स्पेस की अपनी वैल्यू क्या है 32, सही है, और 33 की 33 कैरेक्टर कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इससे हमें नजर आ गया। आप इस तरीके से जो व्हाइट स्पेसेस है उनको भी कर सकते हैं। /n खुद क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये नजर 2 आ रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली एक कैरेक्टर है। ये बात क्लियर है जी, ये 2 नजर आ रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली एक कैरेक्टर है, न्यू लाइन कैरेक्टर। चूंकि हम न्यू लाइन लिख नहीं सकते इसलिए हम उसको /n करके लिखते हैं। तो न्यू लाइन का क्या वैल्यू है 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू लाइन हमें नजर आ रही है बाकायदा, न्यू लाइन क्रिएट हुई ना, ठीक है, और एक न्यू लाइन पर हमने डाल दिया एंड एल की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से नजर आ गया। तो न्यू लाइन की आप जो चीज यहाँ पे डालें इस तरीके से देखें, गौर से देखें हम, ये 3 जो है, इस 3 की क्या वैल्यू है, इस 3 की क्या वैल्यू है, इस 3 की वैल्यू है 51। ये क्या हो रहा है देखें, एक है आपके पास डिजिट 3 और एक है आपके पास स्ट्रिंग कैरेक्टर 3, ये दोनों फर्क है ना, ये हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं। तो जो आपके पास 3 है इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3 है, ये खुद 3 है, सही है। जबकि आपके पास ये जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर 3 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है 51, ठीक है। तो इस वजह से जब हम स्ट्रिंग के अंदर 3 लिखते हैं तो वो उसका मतलब बिल्कुल फर्क है, ठीक है, और जो अकेला 3 है उसका मतलब बिल्कुल फर्क है, सही है जी, बात समझ आएगी जनाब। सवाल जी, चलें प्रैक्टिस करें इसकी।